नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की कक्षा में आपका। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने प्रत्यक्ष विधि को लेकर चर्चा की थी। प्रत्यक्ष विधि हम हिंदी भाषा की जो नवीन शिक्षण विधियाँ थी उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और उनमें हम नंबर 3 विधि थी प्रत्यक्ष विधि। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे गुइन महोदय। इसके प्रवर्तक थे प्रिय विद्यार्थियों गुइन महोदय। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ जो अगली जो शिक्षण विधि होगी द्विभाषी विधि, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की जो हमारी मुख्य जो शिक्षण विधि होगी वो है द्विभाषी शिक्षण विधि। और द्विभाषी में क्या होता है कि सबसे पहले इसके प्रवर्तक की बात करें तो द्विभाषी विधि के जो प्रवर्तक हैं वो है डोडसन। और इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में अनुवाद व प्रत्यक्षीकरण दोनों का मिश्रण होता है। और इस विधि के अंतर्गत द्वितीय भाषा को सिखाते समय कहीं कहीं अनुवाद और कहीं कहीं प्रत्यक्षीकरण का सहारा लिया जाता है। द्वितीय भाषा की बात करें तो जैसे एक भाषा सीख रहे हैं, जैसे हम हिंदी की बात करें और हिंदी भाषा सीखते समय हमें दूसरी भाषा यानी संस्कृत का भी ज्ञान करवाया जाता है। इस गुणों को ध्यान में रखते हुए एच.एन. शास्त्री इसे व्याकरण अनुवाद विधि व प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु कहा गया है। यानी द्विभाषी विधि के अंतर्गत जो इसके गुण हैं और इन्हीं गुणों को ध्यान में रखते हुए एच.एन. शास्त्री जी हैं, इन्होंने इसे व्याकरण अनुवाद विधि व प्रत्यक्ष विधि के मध्य, यानी जो व्याकरण की अनुवाद विधि है और प्रत्यक्ष विधि है, इसके मध्य सेतु कहा है। यानी सेतु एक तरह से जोड़ने वाली विधि कहा है। और भारतीय परिवेश में बात करें तो यह विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। भारतीय परिवेश में यह सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। और इसके बाद में हम बात करेंगे वाचन विधि, जो नंबर 5 पर आती है। वाचन विधि, वाचन विधि का जो मतलब होता है वो होता है बोलना या पढ़ना। और वाचन विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना सिखाया जाता है। और हम स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर के लिए वाचन विधि उपयुक्त मानी जाती है। इसके बाद में हम चर्चा करें तो प्रिय विद्यार्थियों, वाचन के द्वारा हम अपने पूर्वजों द्वारा जो संचित ज्ञान से परिचित होते हैं। वाचन के द्वारा जो पूर्वजों द्वारा जो संचित ज्ञान है ना, उससे हम परिचित होते हैं। इसके बाद में हम चर्चा करें तो वाचन के 2 प्रकार होते हैं। वाचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करें सहस्वर वाचन और जो 2 नंबर पे होता है मौन वाचन। हम सबसे पहले सहस्वर वाचन की बात करें तो उच्च स्वर में उचित आरोह है व अवरोह है, यानी लय, ताल या बलाघात और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पढ़ना सहस्वर कहलाता है। यानी ध्वनि के साथ जो उच्चारण करते हैं ना, वो सहस्वर वाचन कहलाता है। इसमें समय ज़्यादा व छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है। जो सहस्वर होता है ना, इसमें समय ज़्यादा लगता है, यानी अधिक लगता है, और ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। फिर हम बात करें मौन वाचन की, तो मौन वाचन में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि बिना होठ हिलाए मन ही मन उचित आरोह अवरोह यानी लय और ताल, बलाघात और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है। इसमें समय कम लगता है तथा बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। जो मौन वाचन होता है ना, इसमें एक तो सबसे पहले समय कम लगता है और समय के साथ ही यह बड़ी कक्षा यानी उच्च माध्यमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी बड़ी कक्षाओं के लिए। मौन वाचन 5वीं कक्षा से प्रारंभ करना उपयुक्त माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि मौन वाचन जो होता है ना, ये 5वीं कक्षा से प्रारंभ करना उपयुक्त माना जाता है। सहस्वर वाचन 2 प्रकार से होता है। सहस्वर वाचन 2 प्रकार से होता है। एक तो वैयक्तिक वाचन और एक होता है सामूहिक संवेत वाचन। हम सबसे पहले वैयक्तिक वाचन की बात करें तो इसमें अकेले द्वारा जो वाचन किया जाता है ना, उसे वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत वाचन कहा जाता है। और वैयक्तिक वाचन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन में शिक्षक द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन जो होता है ना, शिक्षक द्वारा किया जाता है। मानो परीक्षा में जो प्रश्न आ जाए कि आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक, शिक्षार्थी या ए व बी दोनों, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा शिक्षक। किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। और अनुकरण किया जाता है छात्रों के द्वारा। अनुकरण किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों के द्वारा। फिर इसकी अगला जो व्यक्तिक वाचक का जो दूसरा प्रकार वो होता है सामूहिक या संवेत वाचन। इसमें क्या होता है, जैसे प्रार्थना बोलना, भजन करना एक साथ समूह में जैसे हम प्रार्थना बोलते हैं ना या कोई भजन करते हैं, तो एक साथ मंडली में जो वाचन होता है ना समूह में,
उसे सामूहिक या समवेत वाचन कहा जाता है। और मौन वाचन के भी दो प्रकार होते हैं। मौन वाचन के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो गंभीर मौन वाचन, हम बात करें मौन वाचन की, तो इसके भी प्रिय विद्यार्थी दो प्रकार होते हैं। एक तो मौन वाचन में गंभीर मौन वाचन, गंभीर मतलब जिसकी विषय वस्तु कठिन हो तो उसका वाचन गंभीर होता है, यानी जिसका विषय वस्तु कठिन होता है ना उसका जो वाचन होता है ना वो गंभीर होता है। इसके बाद भी हम चर्चा करें एक होता है द्रुत मौन वाचन। द्रुत का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों जल्दी, यानी जल्दी जल्दी वाचन करना। जिसकी विषय वस्तु सरल हो उसका वाचन द्रुत होता है। यानी हम जो रिवीजन करते हैं ना, रिवीजन करता है किसी भी का, तो रिवीजन के समय द्रुत मौन वाचन का होता है। द्रुत वाचन मतलब वाचन जो होता है ना वो जल्दी जल्दी पढ़ना होता है। इसके बाद में हम चर्चा करें तो वाचन विधि के भी दो प्रकार होते हैं। वाचन विधि के भी प्रिय विद्यार्थी दो प्रकार होते हैं। एक तो संश्लेषण विधि और एक होता है विश्लेषण विधि। एक तो संश्लेषण विधि और एक विश्लेषण विधि। ये किस वाचन विधि के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। सबसे पहले हम संश्लेषण विधि की बात करें तो इस विधि के अंतर्गत टुकड़ों यानी खंडों को जोड़कर पढ़ा जाता है और इसके भी दो भेद होते हैं। और जैसे सबसे पहला एक तो होता है अक्षर बोध विधि और एक होता है ध्वनि साम्य विधि। अक्षर बोध विधि में क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत अध्यापक वर्णों का बोध करवाता है और विद्यार्थी अक्षरों का बोध करने के पश्चात वर्णों को जोड़कर पढ़ना सीख लेता है। जैसे वर्णों को कैसे जोड़ा जाता है, जैसे देखो मैंने लिखा कै मैं ले, ये तीन वर्ण मैंने लिखे, इनको जोड़ेंगे और जोड़कर एक साथ लिखेंगे तो एक शब्द बनेगा और शब्द कौन सा बनेगा? कमल। तो एक इसमें अक्षर बोध विधि में क्या होता है कि इसमें वर्णों का बोध करवाया जाता है और विद्यार्थी अक्षरों का बोध होने के पश्चात वर्णों को जोड़कर पढ़ना सीख लेता है। और यह जो विधि है ये सबसे नीरस विधि है, जो वाचन विधियों में है ना ये सबसे नीरस विधि मानी जाती है अक्षर बोध विधि। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। जो वाचन विधियों में बात कर रहे हैं तो वाचन विधियों में ये सबसे नीरस विधि है अक्षर बोध विधि, जो संश्लेषण विधि का ये एक रूप है। इसके बाद में जो 2 नंबर पे आते हैं ध्वनि साम्य विधि। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों के सामने ऐसे वर्णों को रखता है जिनके उच्चारण में समानता हो। जिनके उच्चारण में क्या होगी प्रिय विद्यार्थियों? समानता। विद्यार्थी वर्णों का संश्लेषण यानी जोड़ते हुए करते हुए वाचन करना सीखता है। जैसे एक ध्वनि वाले, उनके अंत में जो वर्ण होगा ना वो एक ध्वनि वाले होंगे। जैसे मैंने कहा चल, कल, मल, बल, तो इनमें ल का अंतिम उच्चारण हो रहा है। जैसे धर्म, कर्म, चर्म, गर्म, सर, तो ऐसे जो शब्द होते हैं ध्वनि साम्य विधि वाले, इनमें विद्यार्थियों को क्या आनंद की अनुभूति होती है और वो नए नए शब्दों का निर्माण करता है। फिर बात करें 2 नंबर पे होती है विश्लेषण विधि। विश्लेषण का मतलब है वर्णों को तोड़ तोड़ कर सीखे पढ़ना, यानी टुकड़ों में पढ़ना, उसका खंडन करते हुए पढ़ना। और इसमें क्या होता है, एक तो होती है कहानी विधि और एक होता है वाक्य विधि। कहानी विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत छात्र कहानी को तोड़ते हुए यानी विश्लेषित करते हुए वाचन करता है और इसमें विषय वस्तु जो होती है ना वो दी जाती है। और जैसे एक राजा था, उसने एक कहानी थी, ऐसे एक विषय वस्तु दी जाती है कहानी के माध्यम से। ये होता है विश्लेषण विधि का एक प्रकार। दूसरे विधि की बात करें विश्लेषण विधि के अंतर्गत तो ये होती है वाक्य विधि। कौन सी विधि होती है? वाक्य विधि। और वाक्य विधि में क्या होता है कि वाक्य विश्लेषण करते हुए पढ़ना वाक्य विधि कहलाती है। जैसे सदा सत्य बोलो, एक वाक्य दिया जाता है। और नंबर 3 की बात करें कविता विश्लेषण विधि। कविता विश्लेषण करते हुए पढ़ना कविता विश्लेषण विधि होती है। फिर से समझने की कोशिश करें, कविता विश्लेषण करते हुए पढ़ना जो होता है ना वो कविता विश्लेषण विधि होती है। जैसे कविता की बात करें तो हम मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, ऐसे ये हो जाएगी। इसका उदाहरण की बात करें तो ये कविता विश्लेषण विधि के अंतर्गत माना जाता है। इसके बाद भी हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों देखो और कहो विधि यानी साहचर्य विधि। इसका दूसरा नाम है साहचर्य विधि। ये देखो और कहो विधि या साहचर्य विधि, इसके बात करें तो इस विधि के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों के सामने चित्र, वस्तुएं व खिलौने रखता है। अध्यापक क्या करेगा कि विद्यार्थियों के सामने कोई चित्र रख देगा। चित्र से मतलब है, और अब वो विद्यार्थियों से कहेगा कि आप इस चित्र को देखें और बताएं कि ये चित्र किसका है। तो
तो फिर विद्यार्थी उसका जो भी चित्र होगा उसे देखकर अध्यापक को उसका सही उत्तर बताएंगे। तो इसमें इस विधि के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों के सामने चित्र, वस्तुएं व खिलौने रखता है जो बालक की ज्ञान परिधि यानी घेरे के भीतर हो। इसके साथ ही इन चित्रों, वस्तुओं और खिलौनों के नाम से संबंधित कार्ड रखता है। फिर छात्रों को कहा जाता है कि वस्तुओं या चित्रों को देखो और कहो और संबंधित कार्ड मिलाने का अभ्यास करवाते हैं। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि कौन से स्तर के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। यहाँ से भी परीक्षाओं में अधिकांशतः प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर हम बात करें अनुकरण विधि की। अनुकरण विधि भी बहुत महत्वपूर्ण विधि है। अनुकरण विधि में क्या होता है कि इस विधि में किसी आदर्श का अनुकरण किया जाता है। और अनुकरण भी प्रिय विद्यार्थियों 3 प्रकार से होता है। अनुकरण से मतलब है कि के जैसा यानी अध्यापक कोई आदर्श वाचन करे और विद्यार्थी उसका हूबहू उच्चारण करे, हूबहू अनुकरण करे, तो वही एक, इसमें अनुकरण का जो मतलब होता है वो होता है के जैसा या के जैसा, मतलब अध्यापक आदर्श प्रस्तुत करेगा और शिक्षार्थी उसका अनुकरण करेगा। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं उच्चारण अनुकरण। जो अनुकरण के 3 रूप होते हैं उसमें सबसे पहला जो होता है उच्चारण अनुकरण। उच्चारण अनुकरण क्या होता है कि उच्चारण अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक छात्रों के सामने आदर्श वाचन करता है और छात्र अध्यापक के वाचन का अनुकरण करते हैं। उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं ना उनके लिए उपयुक्त होता है। फिर उसके बाद में होता है 2 नंबर पे लेखन अनुकरण। लेखन अनुकरण होता है तो इसके 2 रूप होते हैं। लेखन अनुकरण के 2 रूप होते हैं। सबसे पहले की बात करें स्वतंत्र अनुकरण। जो स्वतंत्र अनुकरण होता है तो इस अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक श्यामपट्ट पर या स्लेट, कॉफी, तख्ती में कोई वर्ण या शब्द लिख देता है और छात्रों से उस वर्ण या शब्द का जैसा ही रूप लिखने के लिए कहता है। जैसे हम बात करते हैं छोटी कक्षाओं में, छोटी प्राथमिक कक्षाओं स्तर के जो विद्यार्थी उनके लिए उपयुक्त होती है ये विधि। हम जैसे देखें कि जो स्कूलों का जो समय था उसमें क्या होता था कि अध्यापक स्लेट या जो बोर्ड होता था, श्यामपट्ट होता था, उस पर कुछ शब्द लिख देता था। जैसे हम बात करें राम शब्द लिख दिया। अब जो अध्यापक होता था वो विद्यार्थी से कहता था कि आप इसका हूबहू ऐसा का ऐसा उतार के लाएं, या ऐसे कैसे शब्द 10 लिखें, 5 लिखें। तो वो था एक अनुकरण यानी स्वतंत्र लेखन अनुकरण। फिर हम बात करें नंबर 2 पे रूपरेखा अनुकरण। तो रूपरेखा जो अनुकरण होता है तो इसमें क्या होता है कि इस अनुकरण के अंतर्गत अध्यापक वर्ण या शब्द की रूपरेखा बनाकर देता है तथा छात्रों से रूपरेखा का अनुकरण करने के लिए कहता है। रूपरेखा अनुकरण से मतलब है कि यहाँ कुछ जो रूपरेखा बनेगी शब्द की, जैसे हम रूपरेखा बनाएंगे, देखना ये मैंने कुछ डॉट डॉट लगा के और एक शब्द की रूपरेखा बना दी, ये रूपरेखा बना दी। अब इसमें अध्यापक क्या करेगा कि विद्यार्थियों से कहेगा कि आप इसको पूरा करें। तो रूपरेखा का मतलब होगा फिर इसमें जो छात्र होंगे वो क्या करेंगे, अपनी जो पेंसिल होगी या अपना जो पेन होगा उसको, या पेन या रूल पेंसिल होगी उसको इसके जो डॉट डॉट बिंदु बिंदु है इनके ऊपर घुमाएगा तो इनकी पूर्ति हो जाएगी। पूर्ति होगी तो एक शब्द बनेगा इस प्रकार से, ये एक शब्द बन गया। तो इसे कहते हैं रूपरेखा अनुकरण। यानी इसका जो ये लेखन अनुकरण के 2 रूप होते हैं, स्वतंत्र अनुकरण और रूपरेखा अनुकरण। तो ये रूपरेखा अनुकरण होता है, ये प्राथमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं ना उनके लिए उपयुक्त होता है। फिर इसके बाद में हम चर्चा करें तो रचना अनुकरण होता है। रचना अनुकरण में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि रचना अनुकरण में रचना के अंतर्गत अध्यापक छात्रों के सामने किसी आदर्श रचना को प्रस्तुत करता है। किसी आदर्श रचना को प्रस्तुत करता है, छात्र शैली का अनुकरण करते हुए रचना करते हैं। इसमें भाषा छात्र की होती है, अनुकरण शैली का होता है। यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त होती है। यानी जो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं ना उनके लिए उपयुक्त होती है। कौन सी विधि? रचना अनुकरण विधि। रचना अनुकरण में एक बार फिर से समझने की कोशिश करें कि रचना अनुकरण के अध्यापक छात्रों के सामने किसी आदर्श रचना को प्रस्तुत करता है। छात्र शैली का अनुकरण करते हुए रचना करते हैं। इसमें भाषा होती है ना वो छात्र की होती है और अनुकरण किसका होता है? शैली का होता है।
और ये स्तर की बात करें तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि होती है, तो इसमें जो चर्चा होगी आगे की, ये पर्यवेक्षित विधि में क्या होता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है, इसके गुण क्या होते हैं, इन सब के बारे में विद्यार्थियों हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपको हमारा जो वीडियो है या हमारी कक्षा है अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराएं, ताकि उनको भी इस जो हमारा कक्षा है इसका सुचारू रूप से अध्ययन करने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।